इतना मारने का मन किया ना उसको। दिमाग खराब। हाँ, क्या सुन रहे थे? ये ऐड वैड क्यों आता है भाई? इतना मूड खराब कर देता है। इसी चक्कर में चल जाए। अरे ठीक है। कॉपीराइट से बचाने के लिए भाई कि मैं गाना नहीं चलाता हूँ, तो यहाँ बाहर शादी कर रहे हैं लोग। जिंदगी में देख रहे हो, जब आपके लगने होते हैं, एल लगने होते हैं, तो लग जाते हैं ना। इसी को कहते हैं किस्मत की। हार्ड वर्क कितना भी कर लो, जब लगना होगा तो लग ही जाएगा। क्या अरे चलो भाई, कम से कम एग्जाम का तैयारी होगा। व्यूज नहीं आएंगे तो। एक और प्रॉब्लम हुई, सन्यासियों का काम कैसे चलता था? सन्यासियों का काम इसलिए चलता था कि जब भी सन्यासी कहीं से निकल रहे होते थे तो वहां के जमींदार, वहां के लोग, जो भी उनके पास थोड़ा मोड़ा होता था, वो जाके इन सन्यासियों को देते थे। तो इन सन्यासियों को आर्म्स मिलते थे। ठीक है, बेसिकली सन्यासी का कंसेप्ट ये था कि जगह जगह जाते थे, इनको भीख दे दी जाती थी या दक्षिणा दे दी जाती थी, जो बोल लीजिए। जमींदार, जब ये हमारे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू हो गया बंगाल में, तो ये जो जमींदार थे ये खुद ही भिखारी बन गए, ये खुद ही सड़क पे आ गए। लोग तो पहले ही से उनकी हालत खराब थी, उनकी और खराब होने लगी। तो अब इन जमींदार के पास, लोगों के पास, पीजेंट्स के पास, फार्मर्स के पास, आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर में जो इन्वॉल्व लोग थे, उनके पास कुछ पैसे बचे नहीं। तो अब जब सन्यासियों ने इन इलाकों में आना शुरू किया ब्रिटेन के राज के बाद, तो उनको कुछ मिले ही ना, कुछ पैसा मिले ही ना। समझ गया बात को? फिर ऑब्वियसली बात, सन्यासियों के प्रति ये जो ब्रिटेन का रवैया था वो बड़ा अजीब सा था। ब्रिटेन इनको लूटर्स बोलते थे, इनको डाकू बोलते थे, इनके ऊपर बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो आप देखोगे कुछ समय के बाद सन्यासी के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। इनसे बोला कि आप अपनी होली प्लेसेस पे नहीं जा सकते। तो एक जगह से दूसरी जगह, तो जो फकीर होगा वो किसी और मस्जिद पे जा रहा होगा, ठीक है, या किसी मजार पे जा रहा होगा। कोई हिंदू धर्मगुरु होगा, वो किसी मंदिर जा रहा होगा। तो इनके जाने को रोक दिया गया, इनके मूवमेंट पे बैन लगाया गया। इनके पास जो पैसे आ रहे थे उसको रोक दिया गया, क्योंकि जमींदार की हालत खराब थी। कुछ केसेस में तो इनसे ही सीधे पैसे मांग लिए गए कि तुमने बहुत लोगों को लूटा है, हमें पैसे दो। तो एक टाइम के बाद इन सन्यासियों को गुस्सा आ जाएगा और ये रिवॉल्ट कर देंगे अंग्रेजों के अगेंस्ट 18वीं सेंचुरी में। ठीक है, ये जो रिवॉल्ट होगा सन्यासियों का, आप देखिए इस रिवॉल्ट के जो लीडर्स होंगे वो कौन होंगे? तो मजनून शाह, जिनको मजनून शाह भी कहते हैं, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सन्यासी रिबेलियन के। और खास बात दोस्तों, ये जो देवी चौधरानी थी, एक लेडी थी। तो एक वुमेन का पार्टिसिपेट करना इतने पहले के रेजिस्टेंस रोल में, आप समझ सकते हैं कि वुमेन की इंपॉर्टेंस को दिखाता है, वुमेन स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। हालांकि उस समय पे ये स्ट्रगल किसी भी तरीके से नेशनलिस्टिक नहीं था, ये तो हम सबको पता है, बट फिर भी एक स्ट्रगल था, अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट में एक स्ट्रगल था। अगर इस मूवमेंट की बात किया जाए, सन्यासी मूवमेंट की बात की जाए, तो इसको आनंद मठ नाम की नॉवल में पोर्ट्रे किया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी 1882 में। सन्यासी रेबेलियन को बेस मानते हुए इस नॉवल को लिखा गया था। इस बुक को बैन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो इसी नॉवल से लिया गया। आप देखिएगा, जब ये सन्यासी रिवॉल्ट शुरू हुआ दोस्तों, तो सन्यासियों ने करना क्या शुरू किया? सबसे पहले तो सन्यासियों ने जो ब्रिटेन के ऑफिसेस थे, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी थी, जहां पे ब्रिटेन का पैसा होता था, तो जो इंग्लिश फैक्ट्रीज थी जहां पे ब्रिटेन वगैरह अपना बिजनेस करके सामान अमान बनाते थे, उन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। इन सन्यासियों ने धावा बोल दिया कि मारो इन ब्रिटेन वालों को, ठीक है, इनका चीजें लूट लो, इनकी ट्रेजरीज लूट लो, पैसे लूट लो। कोई अंग्रेज रास्ते में चलता हुआ लूट गया तो उसको खूब मारा पकड़ के उसके पैसे छीन लिए। इस टाइप का काम इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, ये अनऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट था, कोई ऑर्गेनाइज तो था नहीं। सारे रिवॉल्ट शुरुआत के ब्रिटेन के अगेंस्ट अनऑर्गेनाइज्ड हैं। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स को गुस्सा आया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऑर्डर इशू किया और 150 अनआर्म्ड सन्यासी को गोली मार दी गई 1771 में। और फिर सन्यासी रिबेलियन और तेज हो गया
चलता रहेगा 50 साल लमसम में सन्यासी रिबेलियन चलेगा। 1820s तक आते आते ये पूरी तरीके से खत्म होगा। तो कई जगहों पे आपको नजर आएगा कि जो सन्यासी रिबेलियन था वो 1770 से चला है 1800 तक, लेकिन एक्चुअली में आप कह सकते हो 1770 में शुरू हुआ और पूरी तरीके से खत्म हुआ 1820s में। तो ये था दोस्तों आपका सन्यासी रिबेलियन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा। आगे चलते हैं। अब एक और रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट इन मिदनापुर एंड धालबोंग। अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा पढ़ाई के समय पे लोग बात करते नहीं, बट स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, तो स्पेक्ट्रम में चीज दी हुई है तो मैं आपको होलिस्टिकली कवर करना चाहता हूँ। मिदनापुर नाम की जगह है बंगाल में। हम जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, उस समय के बंगाल में वेस्ट बंगाल, उस समय का आसाम, ठीक है, बांग्लादेश, ये सब जगहें भी आती थी, काफी कुछ हद तक उड़ीसा का इलाका। तो आप देखो इस बंगाल में आज की डेट में ये पश्चिम मिदनापुर, मतलब आज की डेट में जो वेस्ट बंगाल का मैप देखोगे डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको दो डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे, पूर्व मिदनापुर, एक पश्चिम मिदनापुर। तो इसी मिदनापुर के इलाके में एक बवाल हुआ था 1760 के लगभग। आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हार गया तो बंगाल में जो इंटरफेरेंस थी अंग्रेजों की वो बढ़ गई। तो अब जब बंगाल में इंटरफेरेंस बढ़ेगी तो बंगाल के सारे इलाकों में बढ़ेगी। यही इंटरफेरेंस बढ़ना शुरू हो गई 1760 में आपका, कहां पे? बंगाल में। हालांकि 1757 के बाद से इंटरफेरेंस शुरू हुई, चीजें 1760 के बाद जाके खराब होगी। मैं बताता हूं कैसे। 1760 तक क्या हिसाब था? 1760 तक ये हिसाब था कि जो मिदनापुर है और उसके जो आसपास का दोस्तों इलाका है, ये पूरा मिदनापुर वाला, इस इलाके में जमींदारी चलती थी। वैसे तो देखिए हर जगह पे जमींदारी चलती थी, बट इस इलाके में लगभग 3000 जमींदार और तालुकदार का जोर चलता था। ये जमींदार तालुकदार सीधे सीधे लैंड रेवेन्यू वसूल करते थे पीजेंट से, और फिर लैंड रेवेन्यू को जाके जो बंगाल का नवाब था उसको थोड़ा बहुत दे देते थे, काफी सारा अपने पास रख लेते थे। अब आप देखोगे क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो गवर्नर है, अब ये बात मैं बता रहा हूं आपके 1764 के बाद की। 1757 में जब प्लासी में सिराजुद्दौला हार गया, उसके बाद तो ब्रिटेन ने घुसना शुरू ही किया बंगाल में, लूटना शुरू किया। लेकिन 1764 के बाद जो लूटने का जो स्पीड थी ना, वो बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीते और 1765 में दीवानी मिल गई। जब दीवानी मिल गई तो ब्रिटेन ने बोला कि अब तो भाई इस पूरे इलाके में हम ही टैक्स कलेक्टर हैं। जब पूरे इलाके में टैक्स कलेक्टर बन जाएंगे तो ये एक नया सिस्टम इंपोज करेंगे, एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आएंगे। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान ही जो मिदनापुर के लोग हैं ना, यहां पे जमींदारों की जो ट्रेडिशनली औकात थी, वो औकात इन अंग्रेजों ने छीन ली। प्लस राइट्स को दबाना शुरू किया, राइट्स को ज्यादा परेशान करना शुरू किया। तो अब ये था कि इस मिदनापुर के जो जमींदार थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि बाहर के अंग्रेज आके यहाँ पे हमारे साथ या इन रियोट्स के साथ, पीजेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब कभी भी कुछ बवाल सा होता था ना, कभी कभी ऐसा हुआ कि जमींदारों को स्किप कर दिया। अब बहुत बड़े इलाके थे ये मिदनापुर और उसके आसपास के जो, तो कभी कभी तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही जमींदार को स्किप कर दिया, सीधे रियोट से पैसा मांगने लगे। तो जब टसल बढ़ने लगा तो रियोट्स और जमींदार एक तरफ हो गए। तो एक तरफ हो गए रियोट्स और जमींदार, तो दूसरी तरफ हो गया ब्रिटिश राज। और जब इस तरीके की सिचुएशन बनेगी दोस्तों, तो क्या होगा?